राय पब्लिकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम डेली के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी देश विदेश में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, ठीक है, हमारे आसपास या देश विदेश में, उन सब का हम यहाँ पर डिस्कस, उनका विश्लेषण करेंगे। ठीक है। अब देखिए, करंट अफेयर्स हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन आने लग गया है। जैसे 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाते हैं, जो मेरिट में और पास होने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर व्यक्ति को करंट अफेयर्स पे फोकस करना, हर जो भी विद्यार्थी उसे करंट अफेयर्स फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है। ठीक है। तो हम आज के करंट अफेयर डिस्कस करना है, शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो यह है कि 29 जुलाई 2020 को भारतीय वायुसेना में पांच राफेल लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारे जो देश है, हमारे देश में काफी समय से जो भारतीय वायुसेना थी, उसके पास जो फाइटर प्लेन से लड़ाकू वाहन थे, बहुत पुराने थे, काफी पुराने थे, जिससे हमारे देश की जो वायुसेना, उनको बहुत दिक्कत होती थी। क्योंकि अब बाकी जो देश है उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इससे हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन हाल ही में, अभी 4 साल पहले, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, ठीक है, फ्रांस सरकार के साथ, फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन, उनके साथ एक समझौता किया था। उसके तहत हमारे देश में 36 राफेल लड़ाकू वाहन शामिल खरीदे गए थे। लेकिन अभी हाल ही में भारत में 5 लड़ाकू वाहन आए हैं। ठीक है, राफेल लड़ाकू वाहन है। अब देखिए, मैं इसके बारे में आपको और बताता हूं। ये 5 है। ये जो 5 लड़ाकू वाहन है, 29 तारीख को हमारे देश में पहुंच जाएंगे। और ये कहां पर आ रहे हैं? अंबाला वायुसेना कैंट में। ये कहां पर है? हरियाणा। आज ये यहां पर पहुंच जाएंगे। ये फ्रांस से निकल चुके थे 3 दिन पहले, और ये आज बुधवार को, मतलब आज 29 जुलाई 2020 को ये यहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा कि हाल ही में भारत में कौन से लड़ाकू वाहन शामिल किए गए। तो कौन से लड़ाकू वाहन शामिल किए गए? राफेल लड़ाकू वाहन शामिल किए गए। ठीक है। अब ये जो राफेल लड़ाकू वाहन है, ये कौन से देश से लिए गए? ये फ्रांस से लिए गए। यह विमान फ्रांस की डिसॉल्ट नामक कंपनी से खरीदे गए हैं। ठीक है। ये फ्रांस की डिसॉल्ट नामक कंपनी से खरीदे गए। देखिए, अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना में हाल ही में कौन से लड़ाकू वाहन शामिल किए गए? राफेल। ठीक है। और कितने शामिल किए गए? 5। ठीक है। और ये बुधवार 29 तारीख को हमारे देश में आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, और अंबाला वायुसेना कैंट में आएंगे, जो हरियाणा में है। ठीक है। और एक फ्रांस की कौन सी कंपनी से खरीदे गए?
डिसॉन्ट नामक कंपनी से, फ्रांस की डिसॉन्ट नामक कंपनी से खरीदे गए हैं। ठीक है, आप एक बार उतार लीजिए। ठीक है, इन सब के आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, आप ये अब देखिए हम इसमें आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक बार बताता हूं, आज से 4 साल पहले 4 वर्ष पहले भारत सरकार ने फ्रांस से फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया था। जो ये समझौता था लगभग कितने का था? करोड़, ये राशि थी। ठीक है, मतलब भारत सरकार ने 4 साल पहले भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू वाहन खरीदने का समझौता किया था। और ये समझौता कितने में आता, मतलब 36 जो राफेल लड़ाकू वाहन है इनकी कीमत कितनी थी? 59,000 करोड़ ये सरकार ने करी थी। ठीक है, लेकिन देखिए अभी तक इन 36 में से ये जो 36 वाहन हमारे खरीदने थे इनमें से 10 की आपूर्ति हो चुकी है। मतलब 10 जो विमान है, इनमें से 10 जो विमान है वो भारत आ चुके हैं। 10 विमानों, मतलब 10 विमानों की आपूर्ति हो चुकी है। 10 के साथ देखिए 10 के 10 भारत नहीं आए। इनमें से देखो 5 विमान तो मैंने बताया कि आज 29 जुलाई को आ रहे हैं। ठीक है, और जो 5 विमान है ना वो आ चुके हैं, लेकिन वो फ्रांस में जांच के लिए गए हुए हैं, प्रशिक्षण के लिए, मतलब उनकी टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, वो उनकी टेस्टिंग चल रही है, उनका प्रशिक्षण चल रहा है। तो एक तरह से हमें 10 आ चुके हैं, 5 हमारे देश में आ चुके हैं और 5 की टेस्टिंग चल रही है फ्रांस में। और बाकी जो बचे हुए वाहन है, जो शेष, ठीक है, जो शेष वाहन है, शेष विमान है, सॉरी, जो शेष विमान है वो 2021 तक उनकी आपूर्ति हो जाएगी। 2021 तक उनकी आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इनके सारे क्वेश्चंस बता देता हूं। जैसे देखिए आपसे पूछेगा कि भारत ने हाल ही में कौन से देश से लड़ाकू विमान खरीदे हैं, तो उस देश का नाम है फ्रांस। आपसे पूछेगा कौन से खरीदे हैं, तो राफेल खरीदे हैं। आपसे पूछेगा भारत सरकार ने फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान खरीदे हैं, तो 36, जिसमें से कितने की आपूर्ति हो चुकी है? 10 में से 5 तो भारत में आ चुके हैं और 5 का फ्रांस में टेस्टिंग चल रही है। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी से खरीदे गए? मैंने आपको बताया था ये डिसॉल्ट नामक कंपनी से खरीदे गए। डिसॉल्ट नामक कंपनी से खरीदे गए, फ्रांस की एक कंपनी है। ठीक है, डिसॉल्ट नामक कंपनी से खरीदे गए जो फ्रांस की एक कंपनी है। ठीक है, आप ये उतार लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि भारत में 5 राफेल लड़ाकू वाहन आ चुके हैं। अब मैं उनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। देखिए हमारी जो वायुसेना है, सेना, उसके प्रमुख कौन है? जैसे आपसे पूछ ले भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो देखिए भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, उनकी पोस्ट का नाम है एयर चीफ मार्शल। जैसे देखिए आप आर्मी है, आर्मी में आप लेफ्टिनेंट कहते हैं, मेजर कहते हैं, कर्नल कहते हैं, ब्रिगेडियर कहते हैं, और जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जनरल होती है। वैसे जो भारतीय वायुसेना है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है एयर चीफ मार्शल। तो भारत में जो वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये हमारे वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। ठीक है, एक वायुसेना प्रमुख हो गए। ठीक है, एक होते हैं
थल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, हमारे जो थल सेना प्रमुख है उनको कहा जाता है जनरल। उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ये हमारे थल सेना प्रमुख हैं। तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, भारत में वायुसेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है, और एक होते हैं नौसेना प्रमुख, नेवी हेड, नौसेना प्रमुख। हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं इनको कहा जाता है एडमिरल। इनकी जो पोस्ट का नाम है एडमिरल है। तो हमारे एडमिरल है करमवीर सिंह, ये हमारे एडमिरल है। ठीक है, करमवीर सिंह। और एक जो लास्ट चीज है वो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी एक इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, आप ये उतार लीजिए डिफेंस। ठीक है, ये तीनों उतार लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें एक और है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहले हमारे देश में है ना, जैसे जो इंडियन आर्मी है उसको संभालते थे थल सेना प्रमुख, इंडियन एयरफोर्स है उसको संभालते थे, भारतीय वायुसेना है उसको संभालते हैं एयर चीफ मार्शल, और भारतीय नौसेना प्रमुख होते हैं एडमिरल। ठीक है, एडमिरल होते थे वो संभालते हैं। लेकिन देखो हमारे देश में अभी एक दिक्कत आने लगी थी। क्या दिक्कत आने लगी थी? जब भी कोई वॉर होता है, जैसे कारगिल युद्ध हुआ और युद्ध हुए, तो उनमें क्या दिक्कत आती है? जैसे कारगिल युद्ध हुआ है तो देखो वायुसेना का हेड तो कौन है? वायुसेना प्रमुख। थल सेना का कौन है? थल सेना प्रमुख। और नौसेना कौन है? नौसेना एडमिरल। तो देखिए जब युद्ध होता था तो क्या दिक्कत आती थी? जो सेना है, वायुसेना है, वो किसके अनुसार काम करेगी? एयर चीफ मार्शल के अनुसार। थल सेना किसके हुक्म पे या किसके आदेश पे काम करेगी? जनरल के आदेश पर। नौसेना किसके आदेश पे काम करेगी? एडमिरल के आदेश पर। तो देखिए इन सब के विचार अलग अलग होते थे, तो युद्ध में काफी दिक्कत होती थी। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो युद्ध लड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती। इसलिए भारत सरकार ने इन तीनों के ऊपर एक नई पोस्ट बना दी। अब ये तीनों व्यक्ति, कोई भी युद्ध होगा तो उसमें कैसे लड़ा जाएगा, उसकी क्या मतलब क्या कैसे लड़ेंगे, उसमें कैसे युद्ध करेंगे, उस सब का ये अपना जो प्रस्ताव है वो उसको देंगे और उसके अनुसार ही सारा काम होगा। तो इन सब के ऊपर एक नई पोस्ट बनाई गई है, जिस पोस्ट का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो भारत में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ये भारत में पहले जो थल सेना है उसके प्रमुख रह चुके हैं, विपिन रावत, उन्हीं को बनाया। विपिन रावत जो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे पहले, विपिन रावत, वो रिटायर्ड हो गए थे। रिटायर्ड होने के बाद उनको ये पोस्ट दी गई है। तो आपसे बोले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है? विपिन रावत। ठीक है, विपिन रावत, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। ठीक है, अब ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। ठीक है, तो आप ये उतार लीजिए एक बार, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है? विपिन रावत। ठीक है, इसके साथ ही जो पहली जो करंट अफेयर तो खत्म हुआ। अब हम सेकंड करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अब देखिए दूसरा करंट अफेयर देखिए, जो दूसरे में
एक कंपनी है, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, ये गूगल। देखिए गूगल अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि गूगल कौन से देश की कंपनी है? अमेरिकी कंपनी है। तो ठीक है, अमेरिकन कंपनी। अब ये न्यूज़ में थी गूगल। अब क्यों न्यूज़ में थी गूगल? देखिए गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया की बहुत बड़ी, मतलब टॉप 10 कंपनियों में शामिल होती है। ये अमेरिका की है। तो गूगल ने एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करा है। वो क्या है? गूगल ने कहा है कि जुलाई 2021 तक इनके जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को जुलाई 2021 तक वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दे दी है। अनुमति दी है। देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई आपसे पूछा गूगल कहाँ की कंपनी है, तो आंसर है अमेरिका की कंपनी है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी कंपनी ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को जुलाई 2021 तक वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी, मतलब घर से ही कार्य। अब क्यों? देखो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना में संक्रमण के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है सही, इसलिए कंपनी ने ज्यादा प्रेफर है कि कम से कम एम्प्लॉय आए, ठीक है, लेकिन काम चलता रहे। इसलिए गूगल ने अपने एम्प्लॉइयों को जुलाई 2021 तक कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दी है कि वो घर से ही कार्य कर सकते हैं। तो आपसे पूछे कौन सी कंपनी ने हाल ही में जुलाई 2021 तक वर्क फ्रॉम होम, घर से ही कार्य करने की अनुमति दी है? गूगल, ठीक है। गूगल कहाँ की कंपनी? अमेरिका की। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, देखिए गूगल है, गूगल के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनको कहते हैं CEO, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंग्लिश में CEO कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन है? सुंदर पिचाई। देखिए ये हमारे देश के, ये भारतीय मूल के, इंडियन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आपसे पूछे कि गूगल कंपनी के CEO कौन है वर्तमान, सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के हैं, मतलब इन्होंने अपनी पढ़ाई IIT से पढ़ाई करी, उसके बाद ये विदेश गए, उसके बाद इन्होंने गूगल में काम करा, गूगल के हेड बने, ठीक है। तो सुंदर पिचाई के बारे में आप लिख सकते हैं भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के, ठीक है, भारतीय मूल के। तो आपसे पूछे कि गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन के वर्तमान में? सुंदर पिचाई। वो कौन से देश से है? भारत से है वो, ठीक है। ये आपका सेकंड न्यूज हो गई, ठीक है, उतार लीजिए आप इसको। अब देखिए हमने अभी तक 2 करंट अफेयर डिस्कस करे, अब जो तीसरा करंट अफेयर है वो ये है, देखिए आप जानते ही हैं कि अभी हमारा चीन के साथ विवाद चल रहा है, ठीक है। तो हमारा चीन के साथ अभी विवाद चल रहा है, तो भारत सरकार ने सैतालीस चीन की ऐप पर रोक लगा दी है। देखिए भारत सरकार ने हाल ही में 47 चीन की ऐप पर रोक लगा दी है। अब देखिए ये पहली बार नहीं लगी, इससे पहले भी आज से 1 महीने पहले भी सरकार रोक लगा चुकी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक माह पूर्व टिकटॉक, तो आप जानते ही हैं सब, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर रोक लगाई थी।
देखिए भारत सरकार ने हाल ही में 47 चीनी ऐप पर रोक लगाई है और एक महीने पहले टिकटॉक समेत, टिकटॉक आप जानते हैं काफी पॉपुलर है, उस समेत 59 चीनी ऐप पर रोक लगाई थी। तो एक तरीके से मैं देखा जाए ना तो भारत सरकार ने 106 चीनी ऐप पर रोक लगा दी है। अब देखिए कई लोग सोचते हैं कि भाई इसका कारण हमारी चीन से, इसका कारण है हमारे चीन से जो झगड़ा हो रहा है वो कारण है। देखिए वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है रोक लगाने का, वो ये है कि भारत सरकार ने कहा है कि जो चीनी ऐप है, जो चीन की ऐप है, इनसे हमारी निजातता मतलब प्राइवेसी, ठीक है, निजातता मतलब प्राइवेसी, इनसे हमारी प्राइवेसी को खतरा है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा है ना, जब भी हम कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं उसमें एक चीज़ पूछता है कि ऐप वांट टू एक्सेस योर फोटो गैलरी एंड अदर थिंग्स, कि मतलब जो ऐप है वो आपकी फोटो गैलरी और आपका डेटा एक्सेस करना चाहती है, अभी सूचना है। तो देखिए एक बात बताइए, अगर आपने उसे एक्सेस करने की परमिशन दे दी तो आपकी जितनी भी मोबाइल में पर्सनल इंफॉर्मेशन है सब उनके पास चली जाएगी, तो इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा होगा। तो भारत सरकार ने कहा है कि जो चीनी ऐप है, भारत सरकार को लगता है कि चीनी ऐप से उनकी प्राइवेसी, उनकी निजातता को बहुत खतरा हो रहा है, उनके जनता की, उनकी जो पॉपुलर जनता है, लोग हैं, उनकी निजातता को खतरा हो रहा है, प्राइवेसी को खतरा हो रहा है, इसलिए सरकार ने इनमें रोक लगा दी है। ठीक है, तो टोटल अभी हाल ही में तो 47 चीनी ऐप पे लगाई है और एक महीने पहले 59 ऐप पे, तो टोटल कितने चीनी ऐप पे रोक लगी है? 106 चीनी ऐप पे रोक लगी गई है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया ये। अब हमारा अगला करंट अफेयर्स है, देखिए आपको ये पता ही होगा सब लोगों को, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में मौसम ऐप जारी की है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में, ठीक है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कौन सी ऐप का उद्घाटन किया है, जारी किया है या फिर लॉन्च किया है? तो मौसम ऐप। एक क्वेश्चन पूछेगा मौसम ऐप क्या है? देखो मौसम ऐप का उद्देश्य क्या है, इस ऐप का उद्देश्य क्या है? मौसम संबंधी पूर्व अनुमानों की जानकारी देगी। है मौसम संबंधित पूर्व अनुमानों की जानकारी देगी। है भाई ये ऐप है, इससे आपको मौसम संबंधित पूर्व अनुमान मिल जाएंगे, मतलब मौसम संबंधित पूर्व अनुमानों की जानकारी देगी। है अब देखिए इस ऐप में क्या जानकारी मिलेगी। अभी ये जैसे ऐप है, आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे गूगल प्ले में गए और वहां से डाउनलोड कर लिया मौसम ऐप। इससे आपको क्या जानकारी मिलेगी? मौसम संबंधी, जैसे कहीं पर, जैसे अभी इस ऐप में 200 शहरों के तापमान, नमी संबंधी, हवा की रफ्तार आदि की जानकारी मिलेगी। मतलब इस ऐप के जरिए आप अभी देखो सरकार बाद में 450 शहर इसमें सम्मिलित कर देगी, लेकिन अभी 200 शहर है। तो मौसम ऐप के जरिए आप 200 शहरों के तापमान, नमी संबंधी, हवा की रफ्तार
इत्यादि, आंधी तूफान इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। इन्होंने हाल ही में कौन सी ऐप लॉन्च की है? मौसम ऐप लॉन्च की है, मौसम ऐप जारी की है। एक क्वेश्चन पूछेगा मौसम जो ऐप है वो किससे संबंधित है? तो मौसम संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी, इससे मौसम से संबंधित पूर्वानुमान की जानकारी है, मौसम संबंधित जो भी पूर्वानुमान है उनकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए एक बार। देखिए अब अगली जो न्यूज़ है करंट अफेयर्स, देखिए अभी 20 दिनों में भारत में कोरोना संक्रमण की दर दोगुनी हो गई है। भाई 20 दिन में भारत में कोरोना संक्रमण की दर दुगनी हो गई है। अब देखिए इसका कारण ये है, देखिए भारत पॉपुलेशन के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो चाइना ने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन भारत में भी कंट्रोल काफी हद तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ भारत में क्या स्थिति है। 20 दिनों में भारत में कोरोना संक्रमण की दर दुगनी हो गई है। लॉकडाउन हटाने के बाद 20 दिनों में दुगनी हो गई है। अब देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे 7 जुलाई है, 7 जुलाई तक भारत में कोरोना संक्रमण व्यक्तियों की दर थी लगभग 7 लाख व्यक्ति संक्रमित थे। लेकिन आज 27 जुलाई 2020 तक संक्रमण की दर हो गई लगभग 14 लाख। और आपको पता है आज 15 लाख भी हो गई है। ठीक है, क्योंकि रोज के लगभग 50-60 हजार की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो देखिए तो भारत में दुगनी हो गई है। अब मैं आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले लगभग 1.6 करोड़ है। ठीक है, ये आज तक की रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए भारत है, भारत का कौन सा स्थान है? भारत कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर है विश्व में। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा अमेरिका में है, सेकंड नंबर पे ब्राजील है और थर्ड नंबर पर भारत है। भारत कोरोना संक्रमण में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कोरोना संक्रमण में तीसरे स्थान पे। पहला स्थान किसका है? फर्स्ट अमेरिका। ठीक है, सेकंड ब्राजील और तीसरा भारत। ठीक है, थर्ड भारत है। अब देखिए मैं आपको लगभग बता देता हूं, अमेरिका में लगभग 42 लाख मामले हो चुके हैं, लगभग 23 लाख। भारत में लगभग 15 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, 15 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। 17 जुलाई तक 14 लाख थे। अब तो देखिए आपसे पूछेगा कि विश्व में अब तक हाल विश्व में कोरोना संक्रमण के कुल मामले कितने? लगभग 1.6 करोड़। सबसे ज्यादा भारत विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले में कौन से नंबर पे? तीसरे पायदान पर है भाई, तीसरे स्थान पर है। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? ब्राजील। तीसरे स्थान पे कौन है? भारत।
ठीक है। और देखिए आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में और थर्ड नंबर पे दिल्ली में। तो भारत में जो फर्स्ट रैंक है वो महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु और तीसरा, ठीक है, दिल्ली। अब देखिए कोरोना है, इसमें कोरोना का संक्रमण है, इसको दूर करने के लिए वैक्सीन खोजी जा रही है, ठीक है। तो वैक्सीन 2021 तक आने की उम्मीद है। जो सबसे बड़ा रिसर्च चल रहा है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चल रहा है। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सफोर्ड है उसकी वैक्सीन आने की संभावना है, ठीक है। तो अभी हमारे देश में इसका, पूरी दुनिया में इसका रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो 2021 तक इसकी वैक्सीन आने की संभावना है, ठीक है। तो आप ये उतार लीजिए, फिर हम अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। देखिए अगली करंट अफेयर्स है, आप सबको मालूम भी होगा, जैसे 26 जुलाई 2020 को कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। मतलब कारगिल युद्ध को 26 जुलाई 2020 को कारगिल युद्ध को 21 वर्ष पूर्ण हो गए, ठीक है। 21 वर्ष पूर्ण हो गए कारगिल युद्ध को। देखिए ये 26 जुलाई 2020 को कारगिल युद्ध समाप्त हो गया था। शुरू तो जुलाई में हो गया था, लेकिन जो हमने जीत करी थी, फतेह हासिल करी थी पाकिस्तान पे, वो 26 जुलाई को करी थी। इसी कारण से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जैसे आपसे पूछें कि भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस घोषित मनाया जाता है। तो आपसे पूछे हाल ही में कारगिल युद्ध को कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 21वीं वर्षगांठ बनाई गई है। और 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन ये भी है जिसे कई बार पूछ लेता है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध पर कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, 21वीं कब बनाई गई? 26 जुलाई 2020 को। और कारगिल विजय दिवस कब बनाया जाता है? 26 जुलाई को। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 को। और ये वो दिन है जिस दिन हमने कारगिल युद्ध जीत लिया था, ठीक है। इसलिए इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। आप ये उतार लीजिए करंट। देखिए अगली जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो ये है, आपने कंपनी तो सुनी होगी, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप सबने इस कंपनी का नाम सुना होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप पेट्रोल भराते हो, 2 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। देखिए भारत पेट्रोलियम जो कंपनी है, यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ठीक है। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है भारत की, ठीक है। तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं आपको बताऊं, सरकार क्या कर रही है। आपको पता है कि जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में, निजीकरण, मतलब हर चीज को प्राइवेट में दे दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हाल ही में सरकार ने भारतीय रेलवे को प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में देने का प्रस्ताव रखा है और कुछ ट्रेनें दे भी दी। उसके बाद LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, उसको प्राइवेटाइज, निजीकरण में देने का प्रस्ताव रखा है, उसमें भी सरकार निजीकरण कर रही है। तो सरकार क्या कर रही है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनका निजीकरण कर रही है,
ताकि उनको अच्छी तरह उनकी कंट्रोलिंग हो सके और जो कंपनी लॉस में वो प्रॉफिट में आ सके, लाभ में आ सके। ठीक है, तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, अभी तक ये कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के पास थी, लेकिन सरकार इसका निजीकरण कर रही है। अब देखो निजीकरण कर रही है सरकार, इसका मतलब सरकार इस पर अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ठीक है, तो भारत सरकार बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है, मतलब निजीकरण कर रही है, निजीकरण। ठीक है, मतलब इसको प्राइवेट में दे रही है 52.98, ठीक है, % हिस्सेदारी बेच रही है, मतलब इसका निजीकरण कर रही है। ठीक है, आप एक बार उतारिए। अब देखिए, भारत आपसे पूछेगा कि हाल ही में कौन सी कंपनी का निजीकरण हो रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में, ये पहले सरकारी कंपनी थी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, इसको सरकार बेच रही है 52.98 हिस्सेदारी को बेच रही है। अब देखिए न्यूज में क्या है, अब देखिए सरकार इसको बेच रही है, अब बेचने पे ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। और प्राइवेट होने पे क्या होगा, जो इसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, कई लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी में फिर अचानक प्राइवेट में चली गई, वो प्राइवेट हो जाएगा और उनके अकॉर्डिंग चलेगी। तो सरकार इसको प्राइवेट करने से पहले जो इसमें कर्मचारी है उनको वीआरएस दे रही है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव रखा है। अब स्वैच्छिक तो निजीकरण से पहले बीपीसीएल कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे वीआरएस भी कहा जाता है, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे आपसे पूछेगा हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसको सरकार प्राइवेट कर रही है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और ये दुनिया के भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इसका कितना % हिस्सा बेच रही है, 52.98% हिस्सा बेच रही है। और आपसे पूछेगा हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव किया है, वीआरएस की, मतलब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले स्वेच्छा से। देखिए इसका फायदा ये होता है, एक तो आप कंपनी दे रही है आपको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो वो काफ़ी बेनिफिट देती है, काफ़ी लाभ देती है, लेकिन अगर आप खुद छोड़ेंगे तो उतने लाभ नहीं मिलेंगे, इसलिए सरकार ने स्कीम दी है। ठीक है, आप एक बार ये उतार लीजिए, फिर मैं आपको निजीकरण का मतलब समझा देता हूँ कि निजीकरण क्या है। ठीक है, तो मैं आपको निजीकरण का मतलब समझाता हूँ। ये भी थोड़ा बाकी है। ठीक है, मैं आपको निजीकरण का मतलब समझा देता हूँ, उसमें आप देखिए निजीकरण क्या होता है। देखिए निजीकरण से क्या मतलब है, देखिए इसको सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। देखिए निजीकरण क्या होता है, जब किसी सरकारी कंपनी में, ठीक है, सरकार अपना 51% हिस्सा बेच दे तो उसे निजीकरण कहते हैं। जैसे मान लो आज कोई कंपनी है, उस कंपनी में मैं मतलब सरकार की हिस्सेदारी 100% है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे LIC का एग्जांपल ले लें, BPCL का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, तो BPCL इसी का BPCL, मान लो सरकार की हिस्सेदारी इसमें 100% है, तो मालिक कौन है, सरकार मालिक है, गवर्नमेंट मालिक है। अगर सरकार की हिस्सेदारी 100% सरकार मालिक है इसमें। अब सरकार ने क्या करा, इसमें से 52% बेच दी, मान लो सेल कर दी, बेच दी, और मान लो बेच आपको बेच दी, तो आपके पास कितनी हिस्सेदार आ गई, 52%। तो देखो जिस व्यक्ति के पास 51% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी होती है वो मालिक होता है। तो अब 52% हिस्सेदारी किसके पास आ गई, आप लोगों के पास, तो मालिक आप हो गए। उसी तरह सरकार क्या कर रही है, बीपीसीएल 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। तो जो भी कंपनी खरीदेगी प्राइवेट,
तो मालिक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। ठीक है, तो जिस व्यक्ति, निजीकरण का मतलब होता है सरकार अपनी कम से कम 51% हिस्सेदारी बेच दे। ठीक है, तो सरकार इसका निजीकरण कर रही है। ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जवाब सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ठीक है, अगली करंट न्यूज है, देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पीएम, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में हमारे पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता, ठीक है, इन 3 शहरों में, तो नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली, ठीक है, उच्च क्षमता वाली कोविड-19 जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। देखिए, अब आपको पता है कि अभी कोरोना संक्रमण में कोई भी व्यक्ति वहां जाकर तो उद्घाटन नहीं कर सकता, क्योंकि आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, संक्रमण का खतरा है। तो आजकल जितने भी ऐप लॉन्च हो रही है, उद्घाटन हो रहे हैं, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होते हैं। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बटन दबा देते हैं, इससे ठीक है उद्घाटन। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा, मुंबई और कोलकाता, इन 3 जगह पर उच्च क्षमता वाली कोविड-19 जांच लैब प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। देखिए, हमारे देश में भी दिक्कत यह है, हमारे देश में टेस्टिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी अगर कोरोना संक्रमण को आपको कंट्रोल करना है ना, तो आपको टेस्टिंग ज़्यादा करना जरूरी है। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी ना, उतने ज़्यादा संक्रमण कंट्रोल होगा। लेकिन भारत में क्या, देखो अभी प्रयोगशालाओं की, लैब की कमी है, जो प्रयोगशाला है जिसमें टेस्ट किया जाता है। तो हम अगर सैंपल भी ले लेंगे तो टेस्ट करने, जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत में क्या है, जैसे मान लो किसी का सैंपल लिया गया, उसका टेस्ट का रिजल्ट आने में अब तो जल्दी होने लगा, पहले 3-3, 4-4 दिन लगते थे। हम अपनी लैब, हमारे पास लैब नहीं थी, हम दूसरों की लैब में भेजते थे, लेकिन अब 2-2, 3-3 दिन लगते थे। जिससे क्या होता था, अब 3 दिन लगे, अब 3 दिन में वो किसी और के संक्रमण में आया, फैला। तो इसलिए सरकार ने क्या, मेन है कि आप जितनी ज़्यादा लैब बढ़ाओगे ना, उतने ज़्यादा टेस्टिंग होगी और उतने ज़्यादा संक्रमण कंट्रोल होगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा, मुंबई, कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 प्रयोगशाला का उद्घाटन करा। तो आपसे पूछेगा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन कौन कौन से शहर में किया? नोएडा, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, इनमें करा। ये आप उतार लीजिए, इस पे रिलेटेड एक और न्यूज लिख लीजिए, पहले आप रुकिए। देखिए, आपको ये तो पता ही है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता। देखिए, नोएडा है, यूपी में आता है, ठीक है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? जैसे आपसे बोले यूपी के मुख्यमंत्री, आप सबको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और तीसरा वेस्ट बंगाल। कलकत्ता किसमें आता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 लैब का उद्घाटन कौन कौन से शहरों में, नोएडा, मुंबई और कोलकाता किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, आप ये उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अब अगला करंट अफेयर्स है जो हमारे देश के केंद्रीय उपभोक्ता मामला मंत्री। कौन है भाई केंद्रीय उपभोक्ता मामला मंत्री? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। ठीक है, मतलब कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कहते हैं इनको, रामविलास पासवान है। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता मामला मंत्री। इन्होंने, इस मंत्रालय ने हाल ही में एक ऐप जारी की है। वो ऐप जारी, जो उद्घाटन किया वो इन्होंने करा था, तो कौन सी ऐप जारी की है? BIS केयर। BIS केयर। ठीक है, BIS केयर। BIS की फुल फॉर्म है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में लिख देता हूं, भारतीय मानक ब्यूरो। तो ऐप का नाम है BIS केयर ऐप। ये ऐप जारी की है। ठीक है, BIS केयर। तो आपसे पूछे हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामला मंत्री रामविलास पासवान ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, या हाल ही में कौन सी ऐप लॉन्च की? BIS केयर ऐप नाम है। अब देखो, ये जो ऐप है इसका उद्देश्य क्या रहेगा भाई? ये ऐप क्या उद्देश्य रहेगा इसका? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ये सोना है, गोल्ड है, गोल्ड पर ISI मार्क होता है। ठीक है, ISI मार्क होता है। अब जैसे गोल्ड पे ISI का होल मार्क है, तो देखिए अगर उस पर ISI मार्क नहीं है, होल मार्क नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या होता है, हो सकता है विदाउट ISI मार्क, होल मार्क का गोल्ड नकली भी हो सकता है। जैसे कई ज्वेलर वो नकली गोल्ड बेच दे, या उसमें शुद्धता की कमी हो, ठीक है, कम प्योरिटी हो, जैसे 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, इस तरह। तो सरकार ने एक ऐप बनाई है, इसके जरिए आप जो गोल्ड होगा, या ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट हो, गोल्ड होगा, उस पे ISI या होल मार्क की जांच कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रमाणिकता की, मतलब वो कितना शुद्ध है, कितनी प्रमाणिकता, उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका उद्देश्य मैं आपको बताता हूं। इस ऐप की सहायता से ग्राहक ISI को हिंदी में कहते हैं भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, भारतीय मानक संस्थान। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इसकी सहायता ISI या होल मार्क की प्रमाणिकता की जांच कर सकता है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछेगा हाल ही में भारत सरकार ने ISI, भारतीय मानक संस्थान या हॉलमार्क की प्रमाणिकता की जांच के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इस ऐप का नाम है BIS केयर ऐप। ठीक है, और आपसे पूछेगा इसका उद्घाटन या इसको जारी किसने किया था? केंद्रीय उपभोक्ता मामला मंत्री रामविलास पासवान ने। ठीक है, तो आप इससे किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी उत्पाद पर जो हॉलमार्क है ISI की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं कि असली है, नकली है, और उस चीज में कितनी शुद्धता है। ठीक है, तो आप ये उतार लीजिए, फिर हम अगला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अगली जो करंट अफेयर है वो ये है, देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया जाता है? तो ये हर साल 28 जुलाई को बनाया जाता है। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस डे
हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, हर साल 28 जुलाई। अब देखिए होता क्या है, हेपेटाइटिस एक बीमारी है, इसमें क्या होता है, ये 4 तरह की होती है, इसमें जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है 4 तरह। इसके नाम है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, इसके टीके भी बनते हैं, इसके वैक्सीन भी लगती है इसकी। इसमें इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी लीवर को इफेक्टेड करती है। इस बीमारी में आपका लीवर संक्रमित हो जाता है। अब लीवर संक्रमित हो, लीवर एक बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर लीवर संक्रमित होगा तो लीवर का काम क्या होता है, एक तो भोजन को पचाने का। भाई जो लीवर, इसमें जो संक्रमित होता है वो लीवर होता है, लीवर में संक्रमण होता है। और लीवर का काम क्या है, लीवर का काम है खून को साफ करना, ठीक है, खून की सफाई, ठीक है, खून को साफ करना और भोजन पचाना, भोजन पचाना। तो अगर लीवर में संक्रमण हो गया तो इन दोनों में दिक्कत हो जाती है, जिससे पेशेंट की डेथ होने के काफ़ी चांस रहते हैं। तो ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हम जो हेपेटाइटिस जो बीमारी है इसके बचाव है, इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, इसलिए ये दिन बनाया जाता है, ठीक है, 28 जुलाई। तो हम हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस सेलिब्रेट करते हैं 28 जुलाई को। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया था, 28 जुलाई को हर साल, ठीक है। और ये लीवर से संबंधित बीमारी है, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है। हम कल के करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलते हैं। आप सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।